गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आज का जो हमारा उपविषय रहेगा, भारत की खोज से जो तीसरा अध्याय है, सिंधु घाटी सभ्यता, इसी पर आज हम परिचर्चा करेंगे। तो आप सभी विद्यार्थी भारत की खोज नामक जो पुस्तक पूरक पाठ्य पुस्तक आपके पाठ्यक्रम में है, इसे निकाल कर रखें। तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इस अध्याय को करीबन 17 या 18 भागों में विभाजित किया गया है। तो पहले हम इसके 2 या 3 भाग जान लेते हैं। ठीक है, तो क्रमानुसार चलते रहेंगे, अच्छे से इन सभी भागों का अध्ययन करते रहेंगे, तो ये जो अध्याय हमारा ये समाप्त हो जाएगा। तो पेन पेंसिल आप साथ में रखना। सिंधु घाटी सभ्यता, पहला जो अंश है इसका वह प्राचीन भारतीय सिंधु घाटी। प्राचीन भारतीय सिंधु घाटी, तो इस अंश का सारांश जान लीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में भारत के अतीत की पहली तस्वीर मिलती है, जिसके चिन्ह सिंधु में मोहनजोदड़ो और पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा में मिले हैं। इन खुदाइयों से प्राचीन इतिहास की समझ में क्रांति का पता चलता है, और इस तरह से मोहनजोदड़ो व हड़प्पा एक दूसरे से काफी दूरी पर भी है, एक दूसरे से काफी दूरी पर स्थित है, और इन दोनों के बीच में कई नगर व स्थान ऐसे हैं जिनकी खोज नहीं की जा सकती, और अगर खोज करें तो खोजों से यही पता चलेगा कि इस सभ्यता के अवशेष पश्चिम में काठियावाड़ और पंजाब के अंबाला जिले तक फैले हुए हैं। अंबाला जिला पहले पंजाब में होता था, लेकिन हरियाणा और पंजाब का जो विभाजन हुआ, जो बंटवारा हुआ, 1 नवंबर 1966 को पंजाब से हरियाणा अलग हो गया था, तो अंबाला जिला अब हरियाणा के अंदर आता है। तो इस तरह से ये सभ्यता गंगा की घाटी तक फैल चुकी है, इसलिए इसे केवल सिंधु घाटी की सभ्यता कहना उचित नहीं होगा, इसका दायरा काफी विस्तृत है। इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों को देखकर यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो सभ्यता है, ये सभ्यता पूरी तरह से विकसित थी, और हजारों वर्षों तक ये इस सभ्यता ने प्रगति के पथ पर ये चलती रही है, और ये एक धर्मनिरपेक्ष सभ्यता रही है। भारतीय सांस्कृतिक स्वरूप की अग्रदूत यही सभ्यता रही है। इस सभ्यता ने फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र सभ्यताओं के साथ व्यापारिक संबंध कायम रखे हैं। इसमें व्यापारिक वर्ग धनाढ्य बन गया था, और इस तरह से अवशेषों से यही पता चलता है कि सड़कों पर छोटी छोटी दुकानों की कतारें भी दिखाई देती है, और सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 6-7 हजार वर्ष प्राचीन सभ्यता मानी गई है। यदि वर्तमान को इसके साथ जोड़ दें तो ऐसा लगता है जैसे कि इतने वर्षों में कितने बदलाव आ गए हैं, और इस तरह से एक निरंतरता भारत में निरंतर बनी रही है। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा संस्कृति को देखकर उस समय के रहन सहन, रीति रिवाजों, दस्तकारी, पोशाकों से तब का फैशन का भी पता चलता है, और इस तरह इस सभ्यता से वर्तमान रूप को जोड़ा जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे भारत आज नन्हे बच्चे की तरह नहीं, बल्कि एक समझदार बच्चे की भांति भारत देश ने अपना विकास किया है, एक तरह से विकसित हो चुका है, और जीवन के तौर तरीकों से अपरिचित भारत देश अब बिल्कुल भी नहीं है। धीरे धीरे उसने सभी कला व तकनीकियों का अच्छे से विकास कर लिया है। जो वर्तमान में विकसित है उसकी जड़ें सिंधु घाटी सभ्यता में दिखाई देती है। तो ये तो पहले अंश का सारांश है। दूसरे अंश का सारांश भी जान लीजिएगा, क्योंकि 2 ही अंश करेंगे आज हम। आर्यों का आना। आर्य कौन थे, ये कहाँ से आए थे, इसका कोई पक्का सबूत कहीं नहीं मिलता। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि इनकी जड़ें दक्षिण भारत में मिल सकती है, क्योंकि इन लोगों को और दक्षिण भारत की द्रविड़ जातियों के बीच
कुछ समानताएं मिलती है, और ये भी कहा जा सकता है कि ये मोहनजोदड़ो से कई हजार वर्ष पूर्व आए होंगे, और व्यवहारिक दृष्टि से हम उन्हें भारत के निवासी मान सकते हैं। ये भी माना जाता है कि आर्य उत्तर पश्चिमी दिशा से एक के बाद एक आए। सिंधु घाटी सभ्यता के 1000 वर्ष बाद इन्होंने प्रवेश किया है। पश्चिमोत्तर दिशा से भी भारत में ये कबीले और जातियां आती रही है, और भारत में ये अपना डेरा डालती रही है, यानी कि ये भारत देश में इन्होंने अपना पक्का स्थान बना लिया है। और इस तरह से पहला सांस्कृतिक समन्वय आर्य एवं द्रविड़ जातियों के बीच हुआ, जो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रतिनिधि रहे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आर्य कौन थे, इसके बारे में स्पष्ट विचार नहीं दिए जा सकते, लेकिन ये माना जा सकता है कि ये भारत की ही संतान रहे हैं। इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में माना जाता है कि इसका अंत अचानक ही किसी दुर्घटना से हो गया है। सिंधु नदी अपनी बाढ़ों के लिए प्रसिद्ध थी, जो कि नगरों गांव को बहाकर अपने साथ ले जाती थी, और यह भी हो सकता है कि उसी की चपेट में सिंधु घाटी भी आ गई हो, और धीरे धीरे मौसम परिवर्तन से जमीन सूखती गई हो और खेतों पर रेगिस्तान छा गए हो। इस तरह से मोहनजोदड़ो के खंडहर इस बात के सबूत है कि उन पर एक के बाद एक जो रेत की परतें हैं वो छा गई, जिससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि शहर की जमीन की सतह ऊंची उठती गई, और नगरवासियों ने पुरानी नींवों पर ऊंचाई पर मकान बना लिए, इसलिए ताकि खुदाई में 3-3 मंजिले घर मिल सके। कृषि को बढ़ावा सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आने वाली सभ्यता में शुरू में कृषि पर बहुत ही ज्यादा जोर दिया गया। खेतिहर पक्ष पर जोर देने वाले लोग आर्य ही थे, और इस तरह से द्रविड़ जाति के लोगों व आर्यों के बीच समन्वय व तालमेल से भारतीय जातियों व बुनियादी भारतीय संस्कृति का विकास हुआ है, जिसमें दोनों सभ्यताओं के तत्व साफ दिखाई देते हैं। और धीरे धीरे अनेक जातियां भारत में आई, लेकिन सभी इसमें समाती चली गई। तो ये इन दोनों क्रांति ला दी है। एक तरह से ये जो भारत की खोज है, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये भारत की खोज आप एसएस में ये सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति, ये सभी बातें आप जितने भी आगे महान क्रांतिकारी हुए भारत देश में, जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, उन सभी के बारे में हम एसएस में भी पढ़ते आए हैं, और आगे भी पढ़ेंगे 9th-10th में भी। ठीक है, अकबर कौन थे, इस प्रकार से उन्होंने देश हित के लिए क्या किया क्या नहीं किया, ये सभी बातें उसमें जानेंगे। तो आगे चलिएगा। इन खुदाइयों ने प्राचीन इतिहास की समझ में क्रांति ला दी है। क्रांति का मतलब होता है बदलाव। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा एक दूसरे से काफी दूरी पर हैं। दोनों स्थानों पर इन खंडहरों की खोज मात्र एक संयोग थी। खंडहर क्या होते हैं? खंडहर होते हैं जिनके जो टूट चुके हैं, जो जिनके टुकड़े हो चुके हैं। ठीक है, इस बात में संदेह नहीं कि इन दोनों के बीच भी ऐसे ही बहुत से और नगर एवं अवशेष दबे पड़े होंगे, जिन्हें प्राचीन मनुष्य ने बसाया होगा। यह सभ्यता विशेष रूप से उत्तर भारत में दूर दूर तक फैली थी। संभव है भविष्य में भी इस सुदूर अतीत को उद्घाटित करने का काम
हाथ में लिया जाए और महत्वपूर्ण नहीं खोजे की जाए। अब देखिए, सुदूर होता है जो दूर का हो, दूर का। अतीत, अतीत का मतलब क्या है? प्राचीन, बीता हुआ समय। उद्घाटित, उद्घाटित का मतलब होता है प्रकट करना, उजागर करना उसे। ठीक है, आगे चलिएगा। इस सभ्यता के अवशेष इतनी दूर दूर जगहों पर मिले हैं, जैसे पश्चिमी काठियावाड़ में और पंजाब के अंबाला जिले में। ये रेखांकित कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। आगे भविष्य में अगर कोई आप टेस्ट देते हो HSC का या SSC का, तो उसमें भी आपको ये तैयारी के, आपकी तैयारी में काम आएंगे इस प्रकार के ये जो पंक्तियां हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं टेस्टों में। ठीक है, और SS में भी काम आएंगे आपके। तो आगे चलिएगा। यह विश्वास किया जाता है कि यह सभ्यता गंगा की घाटी तक फैली थी, इसलिए यह केवल सिंधु घाटी सभ्यता पर नहीं, उससे बहुत अधिक है। अब तक हम जो जान सके हैं उसका बहुत महत्व है। सिंधु घाटी सभ्यता आज जिस रूप में मिली है, उसे अनुमान लगाया जा सकता है। अनुमान लगाना, अनुमान लगाने का मतलब होता है अंदाजा लगाना। अनुमान लगाने का मतलब क्या है? अंदाजा लगाना। तो अनुमान, उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वह अत्यंत विकसित सभ्यता थी और उस स्थिति तक पहुंचने में उसे हजारों हजारों वर्ष लगे होंगे। आश्चर्य की बात है कि यह सभ्यता प्रधान रूप से धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। धर्मनिरपेक्ष क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष होता है जो किसी विशेष धर्म में, कोई एक धर्म में विश्वास न करके सभी धर्मों को एक जैसा मानता हो, उसे धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं। दोबारा सुन लीजिएगा, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ कोई विशेष अर्थ, किसी विशेष धर्म में विश्वास न करके सभी धर्मों को एक जैसा मानता हो, उसे धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं। धर्मनिरपेक्ष यानी कि किसी एक धर्म को अहमियत न देना। कहने का मतलब यही है, सभी धर्मों को इक्वल मानना, समान रूप से देखना, एक दृष्टि से देखना। ठीक है, आगे चलिएगा। धार्मिक तत्व मौजूद होने पर भी इस पर हावी नहीं, अगला पृष्ठ निकाल लीजिएगा, हावी नहीं थे। यह भी स्पष्ट है कि यह भारत में बाद के सांस्कृतिक युगों की अग्रदूत थी। अग्रदूत क्या होता है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। अग्रदूत का मतलब है सबसे आगे रहकर दूसरों को प्रेरित करना। सबसे आगे रहकर दूसरों को प्रेरित करना ही अग्रदूत कहलाता है। अगर पहले का, ठीक है, और दूत बातें बताना। आगे चलिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता ने फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से संबंध स्थापित किए हैं, स्थापित किया और व्यापार किया। उस दृष्टियों से यह सभ्यता उनकी तुलना में बेहतर थी। बेहतर होता है अच्छी, बेहतर का मतलब क्या होता है? अच्छी। यह एक ऐसी नागर सभ्यता थी। नागर क्या होता है? नगरीय। नागर का मतलब क्या है? नगरीय। यह एक ऐसी नागर सभ्यता थी जिसमें व्यापारी वर्ग धनाढ्य था। धनाढ्य का मतलब होता है अमीर, धनवान। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। ठीक है, और उसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। सड़कों पर दुकानों की कतारें थी। कतारें होता है पंक्तियां, और दुकानें संभवतः छोटी थी। अब वहां के उन उस क्षेत्र के संदर्भ में बताया जा रहा है आपको। सिंधु घाटी सभ्यता और वर्तमान भारत के बीच समय के ऐसे कई दौर गुजरे हैं जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। वैसे भी इस बीच असंख्य परिवर्तन हुए हैं, लेकिन भीतर ही भीतर निरंतरता की ऐसी श्रृंखला चली आ रही है जो आधुनिक भारत को 6-7 हजार पुराने उस बीते हुए युग से जोड़ती है। श्रृंखला का क्या होती है? श्रृंखला का मतलब होता है, श्रृंखला का मतलब कड़ी। ठीक है, जो आधुनिक भारत को 6-7 हजार पुराने उस बीते हुए युग से जोड़ती है। जब संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत हुई थी,
यह देखकर अचरज होता है। अचरज का मतलब है हैरानी, कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में कितना कुछ ऐसा है जो हमें, अगला अगला पृष्ठ निकाल लीजिएगा, जो हमें चली आती परंपरा और रहन सहन के, लोक प्रचलित रीति रिवाजों की, दस्तकारी की, यहाँ तक कि पोशाकों की फैशन के याद दिलाता है। अब देखिए, ये वहां के संदर्भ में बताया गया है। दस्तकारी क्या होता है? दस्तकारी होता है जो हाथ से बनाया जाने वाला जो सामान होता है, जो लोग अपने हाथों से किसी भी चीज को निर्माण करते हैं, किसी भी चीज का निर्माण करते हैं, उसे दस्तकारी बोलते हैं। जैसे ये कुम्हार वगैरह वगैरह होते हैं, ये मटके वटके बना लेते हैं, जैसे चारपाई का निर्माण करते हैं। ठीक है, आगे चलिएगा। यह बात दिलचस्प है कि भारत अपनी कहानी की इस बोरबेला में ही एक नन्हे बच्चे की तरह नहीं, एक नन्हे बच्चे की तरह नहीं, बल्कि अनेक रूपों में विकसित सयाने रूप में दिखाई पड़ता है। सयाना क्या होता है? सयाना होता है जो समझदार होता है। ठीक है, बड़ा और समझदार, उसको सयाना बोलते हैं। ठीक है, वह जीवन के तौर तरीकों से अपरिचित नहीं है। उसने कलाओं और जीवन की सुख सुविधाओं में उल्लेखनीय तकनीकी प्रगति कर ली है। उसने केवल सुंदर वस्तुओं का सृजन ही नहीं किया, बल्कि आधुनिक सभ्यता के उपयोगी और ज्यादा ठेठ चिन्हों, अच्छे हमामों और नालियों के तंत्र का निर्माण भी किया है। अब सृजन का मतलब होता है उत्पन्न होना। सृजन का मतलब क्या होता है? उत्पन्न होना या पैदा करना। ठेठ, ठेठ का मतलब होता है पक्के। ठेठ का मतलब क्या होता है? पक्के। चिन्हों, चिन्हों का मतलब होता है संकेतों। हमाम, हमाम का मतलब है पानी डालने व रखने के जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं, या धरती में बने जो तालाब होते हैं, उन्हें हमाम बोलते हैं, उर्दू शब्द है ये। ठीक है, तो आगे चलिएगा। आगे है आर्यों का आना। इसका सारांश मैंने आपको बता ही दिया है। सिंधु घाटी सभ्यता के ये लोग कौन थे और कहां से आए थे, इसका हमें अब भी पता नहीं है। यह संभावना भी है कि इनकी संस्कृति इसी देश की संस्कृति थी। संभावना का मतलब होता है आशा, कि कोई उम्मीद लगाए रखना। ठीक है, उसकी जड़ें और शाखाएं दक्षिण भारत में भी मिल सकती हैं। कुछ विद्वानों को इन लोगों और दक्षिण भारत की द्रविड़ जातियों एवं संस्कृति के बीच अनिवार्य समानता दिखाई पड़ती है। यदि प्राचीन समय में कुछ लोग भारत में आए भी थे, तो यह घटना मोहनजोदड़ो के समय से कई हजार वर्ष पहले घटी होगी। व्यावहारिक दृष्टि से हम उन्हें भारत के ही निवासी मान सकते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि उसका अंत अकस्मात किसी ऐसी दुर्घटना से हो गया जिसकी कोई व्याख्या नहीं मिलती। अकस्मात का मतलब होता है अचानक से, अंग्रेजी में इसे सडनली बोलते हैं। ठीक है भाई, तो आगे चलिएगा। सिंधु नदी अपनी भयंकर बाढ़ों के लिए प्रसिद्ध है, जो नगरों और गांव को बहा ले जाती है। यह भी संभव है कि मौसम के परिवर्तन से धीरे धीरे जमीन सूखती गई और खेतों पर रेगिस्तान छा गया। रेगिस्तान क्या होता है? जो रेतीला इलाका होता है उसको रेगिस्तान बोला जाता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो के खंडहर अपने आप में इस बात का प्रमाण है। प्रमाण का मतलब होता है सबूत। ठीक है, इस बात का प्रमाण है कि बालू की तह पर तह जमती गई। बालू होता है रेत, रेत के जो कण होते हैं उन्हें बालू बोला जाता है। जैसे शहर की जमीन की सतह ऊंची उठती गई और नगरवासियों को मजबूर होकर पुरानी नींवों पर ऊंचाई पर मकान बनाने पड़े। खुदाई में निकले कुछ मकान 2 या 3 मंजिल जान पड़ते हैं। वे इस बात का सबूत है कि सतह के ऊंचे उठने के कारण समय समय पर उनकी दीवारें भी ऊंची उठाई गई हैं। हम जानते हैं कि सिंध का सूबा, सूबा होता है अक्षेत्र।
प्रदेश, प्रदेश भी बोलते हैं। ठीक है। पुराने समय में बहुत समृद्ध और उपजाऊ था, पर मध्य युग के बाद वह ज्यादातर रेगिस्तान में रह गया। इसलिए यह मुमकिन है कि मौसमी परिवर्तनों ने उन इलाकों के निवासियों और उनके रहन सहन की पद्धति को प्रभावित किया हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाएगा इस अंश से कि सिंधु घाटी की सभ्यता की जो समाप्ति हुई है वो कैसे हुई, किन कारणों से हुई। तो ये जो पंक्तियां अभी पढ़ेंगे, इन पंक्तियों में इस प्रश्न का उत्तर दिया हुआ है, तो इन्हें अंडरलाइन कर लीजिएगा आप। ये बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी है ये। ठीक है भाई। तो आगे चलिएगा। मौसम के परिवर्तनों का प्रभाव दूर दूर तक फैली इस नागर सभ्यता के अपेक्षाकृत छोटे से हिस्से पर पड़ा होगा। हमारे पास इस बात पर विश्वास करने के कारण तो हैं कि यह सभ्यता गंगा घाटी तक या संभवतः उससे भी दूर तक फैली थी, पर इस बात का फैसला करने के लिए हमारे पास पर्याप्त आंकड़े नहीं है। वह बालू जिसने इनमें से कुछ प्राचीन शहरों पर छाकर उन्हें ढक लिया था, उसी ने उन्हें सुरक्षित भी रखा, जबकि दूसरे शहरों और प्राचीन सभ्यता के प्रमाण धीरे धीरे नष्ट होते रहे और समय के साथ साथ खंड खंड हो गए। खंड खंड होने का मतलब है टुकड़े टुकड़े हो जाना, डिवाइड हो जाना, बट जाना, उसे विभाजित कर देना एक तरह से। ठीक है। जैसे हम मकान नहीं गिरा देते हैं तो ईंटों के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, तो उसे बोलते हैं खंड खंड होना, खंडहर। खंडहर का मतलब है टूटा फूटा, नष्ट भ्रष्ट। ठीक है। तो आगे चलिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता और बाद के काले खंडों के बीच निरंतर का मतलब है लगातार, कंटिन्यूटी में निरंतर संबंध के साथ ही इस सिलसिले के टूटने के या इसमें अंतराल के प्रमाण भी मिलते हैं। अंतराल होता है समय का जो अंतर होता है, उसे अंतराल बोला जाता है। अंतराल किसको बोलते हैं? समय के अंतर को। ठीक है। यह टूटना इस बात का भी सूचक है कि बाद में आने वाली सभ्यता भिन्न प्रकार की थी। भिन्न होता है अलग प्रकार की। बाद में आने वाली इस सभ्यता में शुरू में संभवतः कृषि की बहुतायत थी, गो की नगर और थोड़ा बहुत शहरी जीवन भी मौजूद था। गोकी का मतलब होता है जोकी, और बहुतायत का मतलब होता है बहुत अधिक। खेती हर पक्ष पर जोर शायद उन नवागंतुकों ने दिया होगा। नवागंतुक होते हैं जो नए आने वाले हैं, जो नए आने वाले को नए नए आए हैं उन्हें नवागंतुक बोलते हैं। नवागंतुक, गंतुक संस्कृत शब्द है, और नव नव मीन्स नया, ये संस्कृत शब्द है। तो इसका मतलब है जो अभी नए आए हैं, आने वाले हैं, आने वालों को, नए आने वालों को क्या बोलते हैं? नवागंतुक। मान लीजिए आप कहीं किसी अनजान जगह पर जाते हो तो वहां के लिए आप एक तरह से अपरिचित हो। ठीक है। तो उनके लिए आप नवागंतुक माने जाते हो। ठीक है। तो आगे चलिएगा। जो आर्य थे और उत्तर पश्चिमी दिशा से भारत में एक के बाद एक कई बार में आए, ऐसा माना जाता है कि आर्यों का प्रवेश सिंधु घाटी युग के लगभग 1000 वर्ष बाद हुआ। यह भी संभव है कि इनमें इतना बड़ा समय का अंतर न रहा हो और पश्चिमोत्तर दिशा में, पश्चिमोत्तर, पश्चिम और उत्तर, ठीक है, दिशा से भारत में ये कबीले और जातियां समय समय पर आती रही हों और भारत में जज्ब होती रही हों। जज्ब का होता है अपना ठिकाना बनाना, समाना, समाती गई हो। जज्ब का मतलब क्या है? अपना ठिकाना बना लेना, वहीं पर डेरा डाल देना। जैसे ये नहीं होते गांव में आते रहते हैं, ये जिनको हम बागड़ी बोलते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? वो चलते फिरते रहते हैं। कभी 10 दिन किसी गांव में ठहरेंगे, 10 दिन किसी जगह पर, इस तरह से वो चलते फिरते रहते हैं।
10-15 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए वो कोई अच्छी सी जगह पर क्या कर लेते हैं, किसी गांव में या किसी क्षेत्र में अपना जज बना लेते हैं, जगह वो ठिकाना बना लेते हैं। ठीक है। तो अगर दूसरा एग्जांपल बताऊं मैं, मान लीजिए आपका कोई गांव है, आपका गांव है और आपके गांव में कोई दूसरे गांव का व्यक्ति आकर रहना शुरू कर देता और वहीं का उसे का राशन कार्ड वगैरह वगैरह सब कुछ वहीं का वो निवासी वहीं का निवासी बन जाता है। ठीक है। तो उसका मतलब है जज होना। जज होने का मतलब है अपना ठौर ठिकाना बना लेना। ठीक है। तो आगे चलिएगा। आगे है सबसे पहला बड़ा सांस्कृतिक समन्वय और मेलजोल बाहर से आने वाले आर्यों और उन द्रविड़ जातियों के लोगों के बीच हुआ जो संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता के प्रतिनिधि थे। अब जो समन्वय का मतलब होता है मेल, एक दूसरे को जोड़ना, एक दूसरे से मेल मिलाप करना, मिलना। इसी समन्वय और मेलजोल से भारतीय जातियों और बुनियादी भारतीय संस्कृति का विकास हुआ जिनमें दोनों सभ्यताओं के तत्व साफ दिखाई पड़ते हैं। बाद के युगों में और बहुत सी जातियां आई, सबने अपना प्रभाव और फिर यही घुल मिलकर रह गए। तो ये 2 अंश अध्याय से समाप्त हो गए हैं। अभी इन दोनों अंशों के जो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो देख लीजिएगा। सबसे पहले अंश से देखिएगा आप, भारतीय अतीत की पहली पहचान क्या है। भारतीय अतीत की पहली पहचान सिंधु घाटी की सभ्यता रही है। फिर आगे सिंधु घाटी के अवशेष कहाँ कहाँ प्राप्त हुए। सिंधु घाटी के अवशेष सिंधु में मोहनजोदड़ो और पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा में मिले हैं। फिर आगे चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक फैली है। सिंधु घाटी सभ्यता गंगा नदी तक फैली थी। फिर जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की क्या क्या विशेषता रही है, निम्नलिखित विशेषता रही है। एक तो सिंधु घाटी की सभ्यता अपने आप में पूरी तरह से विकसित थी जो वर्तमान का आधार प्रतीत होती है। दूसरा, यह धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। धार्मिक तत्व होने पर भी किसी विशेष धर्म को अहमियत नहीं दी गई और ये सभ्यता सांस्कृतिक युगों की अग्रदूत भी बनी और इस तरह से इस सभ्यता के बाद में आने वाले सांस्कृतिक इसी के आधार माने गए हैं। फिर फारस में मेसोपोटामिया मिस्र की सभ्यताओं से ये जो सभ्यता थी ये बेहतर थी। इसने इन सभ्यताओं से व्यापारिक संबंध भी कायम रखे हैं। फिर आगे चलिएगा, 5वां, सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक स्तर क्या रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता ने फारस मेसोपोटामिया मिस्र की सभ्यताओं से संबंध स्थापित बनाए रखे व्यापार के तौर पर और ये नागर सभ्यता कहलाती थी और यहाँ का व्यापारी वर्ग बहुत ही धनाढ्य हुआ करता था। धनाढ्य का मतलब क्या बताया मैंने, अमीर। आगे चलिएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता कितनी प्राचीन है और ये हमें किन किन चीजों की जानकारी देती है। सिंधु घाटी की सभ्यता 6-7 हजार वर्ष पहले की है। ये हमें मोहनजोदड़ो व हड़प्पा के माध्यम से उस समय के लोगों के रहन सहन, लोक प्रचलित रीति रिवाजों के बारे में, दस्तकारी के बारे में, वहाँ की पोशाक आदि के फैशन से अच्छे से अवगत कराती है। फिर आगे चलिएगा आप कि किस विशेष तथ्य से पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में तकनीकी उन्नति भी सिंधु घाटी सभ्यता में तकनीकी उन्नति भी की थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के हमाम और नालियों के तंत्र जो कि वर्तमान में बहुत ही उपयोगी माने गए हैं, यही दर्शाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता ने तकनीकी उन्नति भी की थी। फिर अब ये जो 7-8 प्रश्न है ये आपके पहले अंश से बनेंगे। अब दूसरे अंश से आर्यों का आना, इससे देखिए सबसे पहले तो यही महत्वपूर्ण है कि आर्य कौन थे। आर्य कौन थे, तो इसका जो जवाब आप लिखोगे वो ये लिखोगे कि आर्यों को व्यवहारिक रूप में भारत की संतानी माना गया है। लेकिन ये लोग कौन थे, कहाँ से ये आए,
इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। अंदाजा यही लगाया जा सकता है कि आर्यों का प्रवेश सिंधु घाटी युग के लगभग 1000 वर्ष बाद हुआ है। भारत की पश्चिमोत्तर दिशा से भारत में कबीले और जातियां समय समय पर आती रही हैं और इनका मेल द्रविड़ जातियों से होता रहा है। इन्हें ही हम आर्य मानते हैं। ठीक है, फिर आगे चलिएगा। दूसरा देखिए आप, आर्य लोगों ने मुख्य धंधा क्या किया है। आर्यों का जो मुख्य धंधा था वो था खेती बाड़ी। उन्होंने सबसे पहले जो खेती बाड़ी का काम धंधा शुरू किया था तो आर्यों ने ही किया था। ठीक है, जैसे आजकल हम देखते हैं ना, ये आर्य समाजी है। ठीक है ना, तो आर्य समाजी के अपने कुछ अलग से नियम होते हैं समाज से। तो आगे चलिएगा, सिंधु घाटी के समाप्त होने का कारण क्या माना गया है। सिंधु नदी अपनी बाढ़ के कारण प्रसिद्ध थी और ये भी कहा जा सकता है कि जब ये अपनी गति में बहती थी तो अपने साथ गांव के गांव को बहाकर ले जाया करती थी। इस तरह से सिंधु घाटी भी इसके चपेट में आ गई होगी। यही सिंधु घाटी सभ्यता के समाप्त होने का कारण बताया जा सकता है। चौथा देखिएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद किस कारोबार पर अधिक बल दिया गया। सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद कृषि करने पर बहुत अधिक बल दिया गया। किस पर बहुत अधिक बल दिया गया? खेती बाड़ी पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया। तो ये दो अंश से मैंने आपको जो अति महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी जो प्रश्नोत्तर बन सकते हैं थे वो मैंने आपको बता दिए। जो तीसरा अंश है, तीसरा अंश भी देख लीजिएगा आप। तीसरा अंश है प्राचीनतम अभिलेख, धर्म ग्रंथ और पुराण। आप देखिएगा अभिलेख क्या होता है और प्राचीनतम क्या होता है। पहले तो ये इस शीर्षक का अर्थ जान लीजिएगा आप। प्राचीनतम होते हैं जो पुराने समय के होते हैं और अभिलेख, अभिलेख का मतलब होता है पुराने समय में लिखी गई जो रचनाएं होती है। प्राचीन समय में लिखी गई जो रचनाएं होती है, कृतियां, उन्हें अभिलेख बोलते हैं। उन्हें क्या बोला जाता है? अभिलेख। ठीक है, और धर्म ग्रंथ, धर्म ग्रंथ का मतलब है धर्म पर आधारित जो ग्रंथ है उन्हें धर्म ग्रंथ कहते हैं। और जो पुराण, पुराण का मतलब होता है नैतिकता पर आधारित जो ग्रंथ लिखे गए हैं उन्हें पुराण बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? पुराण। नैतिकता पर आधारित ग्रंथों को ही पुराण कहा जाता है। अब इस तीसरे अंश का आप सारांश जान लीजिएगा। सारांश में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पहले वेद को सबसे पुराना इतिहास माना गया है और वैदिक युग के काल निर्धारण में भी विद्वानों का मतभेद रहा है। यूरोपीय विद्वान इसका समय बहुत बाद से मानते हैं, लेकिन भारतीय इसका समय पहले मानते हैं। 4 युगों में बटा हुआ है ना, तो अब ऋग्वेद की रचनाओं का समय ईसा पूर्व, ईसा के जन्म से पहले ईसा पूर्व 1500 मानते हैं। ठीक है, और मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद भारतीय ग्रंथों को भी और भी पुराना बताया गया है। इस तरह से मनुष्य की प्राचीनतम उपलब्धि का नाम दिया गया। इन्हें ही, इन सभी चीजों को ही मनुष्य की जो प्राचीनतम उपलब्धि रही है ये सभी रही, ये जितने भी धर्म ग्रंथ है, अभिलेख है या पुराण है, यही मानी गई है। और इन्हें आर्यों के द्वारा कहा गया पहला शब्द भी कहा गया है, क्योंकि वेदों पर ईरान की पूरी छाप रही है, ईरान की पूरी छाप रही है। और ऐसा माना जाता है कि आर्य अपने साथ उसी कुल के विचारों के को लेकर आए थे जिसने ईरान में अवेस्ता, अवेस्ता का मतलब है धार्मिक ग्रंथ। अवेस्ता का मतलब क्या है ये ब्रैकेट में लिख लेना आप, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास किताब नहीं है तो अपनी नोटबुक में या किसी अन्य पृष्ठ पर इसका अर्थ लिख लेना, आगे पूछा जाएगा, बताया जाएगा अवेस्ता है। ठीक है, तो अवेस्ता, अवेस्ता का मतलब है धार्मिक ग्रंथ की रचना भी हुई है। और वेद और अवेस्ता की भाषा में भी समानता देखने को
मिलती है, ये इस तीसरे अंश में बताया गया है। तो जानिए इस तीसरे अंश को पढ़िए आप। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पहले यह भी समझा जाता था कि हमारे पास भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना इतिहास वेद है। वैदिक युग के काल निर्धारण के बारे में बहुत मतभेद रहा है। यूरोपीय विद्वान प्राय इसका समय बहुत बाद में मानते हैं और भारतीय विद्वान पहले। आजकल अधिक ऋग्वेद की ऋचाओं का समय पूर्व 1500 मानते हैं, पर मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद इन आरंभिक भारतीय धर्मों को और पुराना साबित करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। वस्तुतः यह हमारे पास मनुष्य के दिमाग की प्राचीनतम उपलब्ध रचना है। मैक्स मुलर ने इसे आर्य मानव के द्वारा कहा गया पहला शब्द कहा है। ये पंक्ति रेखांकित कर लीजिएगा, मैक्स मुलर वाली इस पंक्ति को आप अंडरलाइन कर लें, क्योंकि एक अंक में आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में। एक अंक में कैसे पूछा जाता है, जैसे हम महाभारत में या बालराम कथा से नहीं पढ़ कर आते हैं या क्वेश्चन पूछते हैं, पेपर में आते हैं कि ये शब्द किसने कहे, किसको कहे, ठीक है। तो ये शब्द किसके हैं? आर्य मानव के द्वारा कहा गया पहला शब्द कहाँ है? तो आर्य मानव, ये इतना ध्यान रखना, ये 2-3 शब्द, तो ये जो शब्द है ये मैक्स मुलर ने कहे हैं। तो आगे है भारत की समृद्ध भूमि पर प्रवेश। मैक्स मुलर के बारे में भी जान लीजिएगा आप, कभी आपको पता ही ना चले मैक्स मुलर कौन थे। मैक्स मुलर जर्मनी में जन्मे एक एक्सपर्ट, धर्म ग्रंथों के एक एक्सपर्ट रहे हैं, क्योंकि इन्होंने धर्म ग्रंथों का ट्रांसलेशन किया है, ट्रांसलेट किया इन्हें दूसरी लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में इन्होंने उनका अनुवाद किया है मैक्स मुलर ने। ये जर्मनी के बहुत ही विद्वान एक्सपर्ट रहे हैं, ठीक है। और इस तरह से प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुवाद संपादन का जो कार्यभार है वो इन्होंने किया है, ठीक है। ये मैक्स मुलर के संदर्भ में आप जान लें। आगे भारत की समृद्ध भूमि पर प्रवेश करने के समय आर्य अपने साथ उसी कुल के विचारों को लेकर आए थे जिससे ईरान में अवेस्ता की रचना हुई थी। अब अवेस्ता के बारे में भी जान लीजिएगा। अवेस्ता फारसी भाषा में इसका अर्थ प्रार्थना होता है। फारसी भाषा में इसका अर्थ क्या होता है? प्रार्थना, ठीक है। तो अवेस्ता का मतलब मैंने आपको बताया था धार्मिक ग्रंथ। अवेस्ता का मतलब क्या बताया था? धार्मिक ग्रंथ, ठीक है। तो भारत की धरती पर उन्होंने उन्हीं विचारों का प्रलवन किया। प्रलवन का मतलब होता है बढ़ावा देना और जोर देना। वेद और अवेस्ता की भाषा में भी अद्भुत साम्य है। साम्य होता है समानता, इक्वालिटी। कहा गया कि वेद भारत के अपने महाकाव्यों की संस्कृत की अपेक्षा अवेस्ता के अतिरिक्त है। तो यहाँ तक आप निशान लगा लीजिएगा। अब आप में से अगर किसी विद्यार्थी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। इसके जो प्रश्न उत्तर है वो बाद में करेंगे, ठीक है। तो आप में से किसी विद्यार्थी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। कनिष्का शर्मा